हेलो स्टूडेंट, तो आप लोगों का स्वागत है अपना स्टडी चैनल एक्सेलरेट स्टडी पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का रसायन शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर का पॉइंट क्या है और इसके बारे में पूरी तरह से कि पढ़ना क्यों आवश्यक है। इसलिए तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है और फिर समीकरण होता है, उसके बारे में चैप्टर का ही नाम है हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर का क्या मोटिव है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस चैप्टर से 3 या 4 नंबर का सवाल आते ही हैं। हर एग्जाम में 3 या 4 आते ही हैं, 3-4 नंबर का। तो इसलिए इस चैप्टर का पढ़ना इम्पोर्टेंट है और आगे को चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग का इस चैप्टर पढ़ने के लिए अनिवार्य होगा। ठीक है, तो जब तक आप रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में नहीं जान लेते हैं तो देन उसके बाद फिर हम लोग नहीं फिर जो समीकरण लिखा जाएगा या फिर और तरह का केमिस्ट्री में रसायन शास्त्र में समीकरण आएगा उसके बारे में आप पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं। ठीक है, कि रासायनिक समीकरण में क्या क्या हो रहे हैं उनके बारे में डिटेल से पता नहीं हो पाएगा। तो आज दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में एवं समीकरण को बिना किसी लेट के स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को। तो चलिए रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है उसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया इसलिए होता है कि दैनिक जीवन में हम लोग बहुत से ऐसे चीज़ में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि दूध से दही में बन जाना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और जैसे बर्फ को टुकड़े को पानी में बदल जाना या फिर लिक्विड द्रव अवस्था में बदल जाना, यह एक कैसी प्रक्रिया है? यह एक भौतिक प्रक्रिया है, यानी कि भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अगर दोनों का अंतर देखा जाए तो ये होता है कि भौतिक परिवर्तन में होता है कि कोई भी चीज़ अगर दूसरी चीज़ में बदल गया हो या दूसरी अवस्था में चेंज हो गया हो, बदल गया हो, तो उस अवस्था से फिर से पुनः उस अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जब हम लोग बर्फ़ के टुकड़े को पानी में बदल लेते हैं या द्रव अवस्था में बदल लेते हैं तो द्रव को फिर से हम कम टेम्परेचर करके उसको बर्फ़ के टुकड़े में बदला जा सकता है। ओके, क्लियर होता है? अब हम लोग आगे समझते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं कि जब कोई पदार्थ को दूसरी अवस्था में या दूसरे पदार्थों में अगर एक्सचेंज कर दिया गया हो तो फिर से उस अवस्था में हम लोग नहीं बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे दूध को दही में बदलते हैं तो फिर से दही को दूध में नहीं बदल सकते हैं। और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भोजन का पचना भी एक ऐसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक जैसे ही परिवर्तन होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी, इसीलिए रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे वहाँ पे मान लिया कि लोहे पर जंग लग रहा है। क्या लग रहा है? तो लोहे पर जब जंग लग रही है तो वहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है? लोहे से रिएक्ट करके फेरस का ऑक्साइड बनाता है, उसके बाद जंग लगता है। तो यहाँ पे अभिक्रिया हो रहा है ऑक्सीजन और Fe का, यानी आयरन का। तभी क्या हो रहा है? तो रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान जंग लग रहा। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या अधिक नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ, फॉर एग्जाम्पल कि जब CaCO3 को क्या करते हैं? तो हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट का सिंबल इस तरह से हम लोग दे सकते हैं कि जब समीकरण अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो तो अगर उसको हीट देना हो तो उसके इस तरह से सिंबल देकर हम दिखा सकते हैं और इसी तरह से दिया जाता। तो जब CaCO3 को हीट करते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड, किसका? कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस में CO2 का फॉर्म होता है। किसका होता है? CO2 का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैल्शियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए यहाँ एक पदार्थ था और 1 से 2 पदार्थ में चेंज हो रहे हैं। यहाँ जो CaCO3 है ये ठोस अवस्था में रहता है और ठोस को हम लोग सॉलिड बोलते हैं इंग्लिश में, इसीलिए हम लोग इसको संकेत S देते हैं।
ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये भी ठोस के फॉर्म होता है, इसीलिए सॉलिड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये एक गैस होता है। आप लोगों का पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये गैस है। तो गैस है तो यहाँ पे देखिए कि एक पदार्थ दो भागों में बट रहा है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो दो प्रकार के जो पदार्थ बन रहे हैं उनमें उनका जो गुण होगा इसके से क्या होगा, अलग होगा, इसको से क्या होगा, ये सब अलग होंगे। देखिए यहाँ पे ये सॉलिड है, जबकि इसका जो गुण है कुछ और होगा, ये ऑक्साइड का फॉर्म बन रहा है, जबकि यहाँ पे ये कार्बोनेट है, और ये ऑक्साइड का फॉर्म बन रहा है जो कि सॉलिड है, और यहाँ पे ये गैस, जबकि यहाँ पे कोई चीज था, सॉलिड था। CaCO3 यहाँ पे सॉलिड था, जबकि जो CO2 है वो किस फॉर्म में है, तो गैस के फॉर्म में। यहीं से देखने को मिलता है कि क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे अब दिन आगे हम लोग समझते हैं और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर ले लें H2 को हम लोग Cl2 के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो 2HCl का फॉर्म बनता है, 2HCl का फॉर्म बनता है कि जब हाइड्रोजन एक गैस है, क्लोरीन भी एक गैस है, देन इससे जो प्रोडक्ट बनता है, प्रतिफल बनता है, वो भी क्या है, गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे गैस का ही फॉर्म बन रहा है, लेकिन जो इसका गुण होगा, हाइड्रोजन का गुण होगा और क्लोरीन का गुण होगा, इससे कहीं इसका जो गुण होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा। जैसे देन एग्जांपल एक और लेते हैं कि जब H2 को O2 के साथ मिलाते हैं तो H2O का फॉर्म होता है, H2O बनता है। तो यहाँ पे H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से जो जल बन रहे हैं, वहाँ पे देखिए ये इस गैस फॉर्म में होता है, ये भी एक गैस फॉर्म में होता है, जबकि जो क्या है, जल लिक्विड अवस्था में रहता है। जल किस अवस्था में रहता है, तो लिक्विड यानी द्रव अवस्था में रहता है। तो यहाँ भी इसका गुण क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो परिभाषा से यहाँ स्पष्ट होता है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ रिएक्ट करके एक या अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब दिन आगे समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है, कि जो तीर चिन्ह के बाईं ओर लिख रहे हैं, जो पदार्थ रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, और देन उसके बाद जो पदार्थ बन रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जो पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं, या फिर रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो भाग लेता है पदार्थ, जैसे यहाँ पे H2 और Cl2 आपस में जुड़ रहे हैं, तो इन दोनों पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे, तो अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। जितना भी तीर चिन्ह के बाईं ओर दिख रहे हैं तत्व, उन्हें क्या कहेंगे, हम लोग अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। जबकि जो इनसे पदार्थ फॉर्म हो रहा है, जो इनसे प्रोडक्ट बन रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, देन इस सब को क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। प्रतिफल कहेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, और अभिकारक को क्या कहते हैं, तो रिएजेंट कहते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हुआ होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। क्लियर हुआ होगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, फॉर एग्जांपल दें, और फिर अभिकारक और प्रतिफल के बारे में समझा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ध्यान से, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और देन उसके बाद जो फॉर्म होता है नया पदार्थ, जो नया पदार्थ बनता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को क्या कहते हैं, तो प्रतिफल कहते हैं। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो बहुत से ऐसे हम लोग को विशेषता देखने को मिलता है। उसके विशेषता के बारे में बात करते हैं। जैसे फर्स्ट देख सकते हैं हम लोग कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तब गैस का बनना, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो गैस का बनना, या फिर ताप में परिवर्तन होता है, या फिर हम लोग बहुत जैसे ताप में परिवर्तन देखने को मिलता है, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है, रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो उनको हम लोग आइए डिटेल से देखते हैं और फॉर एग्जाम्पल एक लेकर समझाते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला है इसके विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, तो विशेषता है। जैसे पहला लिखते हैं हम लोग कि रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन के लिए जब हम लोग KMnO4 के ऊपर क्या करते हैं,
क्या करते हैं कि जब नींबू का रस निचोड़ते हैं, क्या करते हैं कि जब नींबू का रस निचोड़ते हैं ना, तो इसका जो कलर होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, तो गायब होने लगता है। धीरे धीरे क्या होने लगता है, गायब होने लगता है। जब KMnO4 को ऊपर नींबू का रस निचोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि KMnO4 का जो कलर होता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। दूसरा लेते हैं गैस का बनना। गैस का बनना क्या चीज, गैस का बनना। तो गैस का बनना में फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जब जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे 2 इसलिए लिखे, हम आगे समझाएंगे कि 2 क्यों लिखे हैं। जब समीकरण पढ़ाएंगे तो जब समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, रासायनिक समीकरण क्या है, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल से समझेंगे कि यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, ठीक है। तो जब Zn जिंक को Cl के साथ जिंक जो है Cl के साथ मिल करके ZnCl का फॉर्म करता है और जो H2 है वो अलग गैस बन जाता है, ठीक है। तो देखने को मिल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि गैस बन रहा है। क्या बन रहा है, तो गैस का फॉर्म हो रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे तीसरा है, इसकी विशेषता क्या है तीसरा, कि इसकी तीसरी विशेषता में लिख सकते हैं अवक्षेप का बनना, कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो देन उसके बाद क्या बनता है, तो अवक्षेप के रूप में कुछ पदार्थ बनते हैं। अवक्षेप का बनना फॉर एग्जाम्पल के लिए जब AgNO3 के ऊपर NaCl का घोल डालते हैं या फिर NaCl के विलयन में जो नमक है उसके विलयन में हम लोग क्या डालते हैं, AgNO3, जिसका साधारण नाम, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, जिसका नाम क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट को जब NaCl के विलयन में डालते हैं तो होता है यहाँ पे कि जो सिल्वर है उस Cl के साथ रिएक्ट करके AgCl का क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, मतलब कि पृथक अलग एक ठोस पदार्थ बन जाता है। AgCl प्लस NaNO3 का फॉर्म बनता है। तो देखिए जो AgCl है ना, यही अवक्षेप के रूप में, विलयन में अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, और उसी को कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो अवक्षेप भी बनता है। चौथा क्या क्या हुआ, रंग में परिवर्तन, गैस का बनना, तीसरा अवक्षेप का बनना। चौथा लिखते हैं हम लोग ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वहाँ पे ताप में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में डालते हैं, कल्ली चूना, जिसको कल्ली चूना जो उजला टाइप का होता है उसको किस में डालते हैं, तो जल में डालते हैं ना, तो होता है यहाँ पे कि जब से ही जल में डालेंगे तैसे ही बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, तो ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है। और इसी अभिक्रिया को जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके ऊपर पानी डालते हैं, या फिर पानी में जब डालते हैं तो देन उसके बाद होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है, और जब ऊष्मा उत्पन्न होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस प्रकार का जो अभिक्रिया होता है जिसमें ऊष्मा का उत्पादन हो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम आगे समझेंगे जब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे तो देन उसके हम वहाँ पे चर्चा करेंगे कि रासायनिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। यहाँ पे ताप में परिवर्तन होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तब ताप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जब जल में हम लोग किसको डालते हैं, कल्ली चूना को, जो पोतने वाला चूना होता है ना उसी को क्या कहते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब जल में डालते हैं तैसे ही बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में डालते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। और इसके विपरीत एक एग्जांपल लेते हैं कि जब N2 को H2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब जो अमोनिया का फॉर्म होता है वहाँ पे ये ठंडा पदार्थ में बदल जाता है। यहाँ पे कुछ और अभिक्रिया, जिस समय अभिकारक अभिक्रिया कर रहे थे उस समय कुछ और तापमान था, और देन उसके बाद जो प्रोडक्ट बन गया, प्रतिफल बन गए, तो वहाँ पे ठंडा महसूस होता है। जैसे ही ट्यूब में क्या करेंगे आप, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देखेंगे कि जैसे ही NH3 का फॉर्म हुआ, NH3 बना, जैसे ही आप क्या करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे तो जैसे ही बनाएंगे आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलाकर NH3, तो आप पाएंगे कि वहाँ पे ठंडक महसूस हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि ऊष्मा का क्या हो रहा है, वहाँ पे शोषण हो रहा है, यानी कि ऊष्मा घट गया, तो वहाँ पे ताप में परिवर्तन देखने को मिलता है।
आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उसकी विशेषता क्या है। ओके, क्लियर है। और रासायनिक अभिक्रिया क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन होता है, हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक परिवर्तन होता है, इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ता है। और वही चैप्टर का ही नाम है क्या हम लोग का? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में था। ओके, क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं रासायनिक समीकरण की ओर। कहाँ? रासायनिक समीकरण की ओर चलेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके वीडियो आप नोट कर लें। ठीक है, मिटाते हैं। अब आते हैं समीकरण की ओर। कि समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में ध्यान से सुनिएगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, जैसे संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उनका संक्षिप्त निरूपण करना ही क्या कहलाता है? तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है, H2 और O2 के मिलने से जल का निर्माण होता है, तो उसके ही संक्षिप्त रूप में लिख देना, संकेत के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे H2, जैसे हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन ना लिखकर H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ना लिखकर O2 लिखते हैं, और जल को जल ना लिखकर हम लोग या फिर वाटर ना लिखकर H2O लिखते हैं। क्लियर है? तो यही चीज कि उसको क्या करते हैं कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ओके, क्लियर है। तो लिखते हैं हम लोग कि समीकरण क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उनका संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से किसका निर्माण हो रहा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl को इस प्रकार से कुछ लिखा जा सकता है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन के मिलने से हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ना बोलकर हम लोग, जैसे अगर हम इसको पूरा में बोलें तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जब हाइड्रोजन को क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव होता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिखें कि संक्षिप्त रूप में संकेतों के द्वारा इसको दिखाएं, और यही चीज क्या कहलाता है? दें समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि समीकरण के, जो समीकरण के कुछ लिखने के नियम होते हैं। जैसे ये जो समीकरण लिखे हैं इसके लिखने के कुछ नियम होते हैं। जैसे ये वाला जो पदार्थ होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, उनके बीच लिखने का पहला नियम कि जो अभिकारक होते हैं उसके तीर चिन्ह जो दिया गया है उसके बाईं ओर लिखते हैं,
उसके बाईं ओर, अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है फर्स्ट। दूसरा, प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है सेकेंड। नियम पहला कि फर्स्ट तीर चिन्ह के बाईं ओर क्या लिखा जाता है, अभिकारक को लिखा जाता है, और दाईं ओर किसको लिखा जाता है, प्रतिफल को लिखा जाता है। तीसरा इसका नियम है कि जो अभिकारक है, दो या दो से अधिक अगर अभिकारक हो तो उनके बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अगर प्रतिफल भी एक या एक से ज़्यादा हो, दो या दो से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे भी हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कितने हो गए, 4 हो गए। पहला कि तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक होते हैं। दूसरा कि तीर चिन्ह के दाईं ओर क्या होते हैं, प्रतिफल होते हैं। अभिकारक के बीच हम लोग धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रतिफल के बीच भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो धन चिन्ह का प्रयोग यानी कि प्लस साइन का प्रयोग करते हैं। कि अगर एक या एक से ज़्यादा फॉर्म बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। अब हम लोग आगे समझते हैं कि जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण है, उनको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है एक संतुलित समीकरण और दूसरा असंतुलित समीकरण। जैसे यहाँ पे संतुलित समीकरण और दूसरा असंतुलित समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आइए हम अब आप लोगों को समझाते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये संतुलित, यहाँ से आप लोगों का 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। जैसे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप लोग टारगेट कीजिएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसको किस प्रकार से हम लोग संतुलित करते हैं। कोई भी असंतुलित समीकरण दिया गया हो तो उसको हम लोग किस प्रकार से संतुलित करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रफ करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट करिए। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। फर्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण और सेकंड है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए तो समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, समझिएगा ध्यान से। कि जैसे H2 और O2 लिखा हुआ है और H2O लिखा हुआ है, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। देन उसके बाद हम लोग फिर संतुलित रासायनिक समीकरण किस प्रकार से किया जाता है या किस प्रकार से उसको संतुलित बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे या बात करेंगे, ठीक है। देखिए H2 और O2 के मिलने से H2O का निर्माण हो रहा है, ठीक है। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं कि तीर चिन्ह के बाईं ओर, वैसा रासायनिक समीकरण जो जिसमें तीर चिन्ह के बाईं ओर तथा तीर चिन्ह के दाईं ओर के तत्वों की जो संख्या है वो क्या हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रिपीट कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है, तीर चिन्ह वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के
दाईं ओर के तत्व तथा बाईं ओर के तत्वों की संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सेकंड, असंतुलित रासायनिक समीकरण कि तीर चिन्ह के बाईं ओर तथा दाईं ओर तत्वों की संख्या क्या हो? असमान हो। तत्वों की संख्या क्या हो? असमान हो। तत्वों की परमाणु संख्या, इसको हम लोग बोल सकेंगे तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो? असमान हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो तीर चिन्ह के बाईं ओर तथा तीर चिन्ह के दाईं ओर के तत्वों की जो परमाणु संख्या है वो समान रहना चाहिए, तभी क्या होगा? वो संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित किसे कहेंगे? तीर चिन्ह के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों की परमाणु संख्या असमान होंगे, उसे क्या कहेंगे? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर है? जैसे यहाँ पे H2 है, क्या है? H2 है और O2 है, समझिएगा, H2 और O2 है और यहाँ पे 2H2O बन रहा है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यानी कि हाइड्रोजन अणु है, यहाँ पे ऑक्सीजन अणु है और यहाँ पे वाटर का अणु है, यानी कि जल का अणु है। तो देखिए ये जो हाइड्रोजन का अणु है, इसमें हाइड्रोजन का एटम कितने हैं? तो 2 एटम है। कितने एटम है? तो 2 एटम है। क्लियर हुआ? यहाँ पे ऑक्सीजन के भी कितने एटम है? तो 2 एटम है। क्लियर हुआ? कितने एटम है? तो 2 एटम है। और जो यहाँ पे जल है उनका कितना है? के एटम है? के भाग है तो 2 जल है। कितने जल हैं? 2 जल हैं, क्योंकि इसके आगे कितना लगा हुआ है? 2। तो देखिए यहाँ पे आप इस प्रकार दे सकते हैं कि जो तत्वों के परमाणु संख्या हमको देखना, जैसे यहाँ पे H2 यानी कि 2 का हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, समझिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए फिर से हम लोग मिटा के लिखते हैं, H2 + O2 H2O। देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग 2 देंगे तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे ये जो इंटू होता है आगे जो 2 लिखा हुआ है, ये जितने भी इसके आगे अणु या परमाणु लिखे रहेंगे उस सब में क्या होंगे? तो मल्टीप्लाई होंगे या फिर गुणा होंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या कितना है? तो 2 है। इस प्रकार से ये समीकरण क्या है? संतुलित है, यानी कि तीर चिन्ह के दाईं ओर तथा बाईं ओर तत्वों की संख्या समान हो। जैसे हाइड्रोजन की यहाँ पे 4 परमाणु, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पे भी कितने हो गए? 4 हैं, तो यहाँ पे समान हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये भी क्या होंगे? आपस में समान होंगे। इस प्रकार से इसको क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा कि तीर चिन्ह के बाईं ओर तत्वों की संख्या समान नहीं होगी, दोनों ओर जो तत्वों की संख्या होगा ये समान नहीं होगा, परमाणु संख्या समान नहीं होगा। जैसे यहाँ पे H2 यानी कि 2 का हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है? 2 गो सॉरी, यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन है? तो 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 2 है और यहाँ पे कितना है? 1 है। तो इस प्रकार से यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यानी कि तत्वों की जो परमाणु संख्या हुआ या तत्वों की जो संख्या हुआ क्या हुआ? असमान हो गया। क्या हुआ? असमान हो गया। इसीलिए ये कैसा रासायनिक समीकरण है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। आई होप संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया गया हो तो उसको किस प्रकार से हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलेंगे या फिर उसको किस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहीं पे हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित समीकरण में बदलते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल हम लेते हैं कि H2 + O2 मिल करके जल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, किसका निर्माण हो रहा है? जल का निर्माण हो रहा है। पहले हम लोग बेसिक से चलते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे एग्जाम्पल लेकर के हम उसको असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में बदलने का कोशिश करेंगे। जैसे H2 और O2 और H2O का फॉर्म बना है। जैसे यहाँ पे अभी ये समीकरण देखा जाए तो असंतुलित है। क्यों असंतुलित है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो ये असंतुलित समीकरण है और इसको हम लोग को किस में बदलना है? तो संतुलित समीकरण में बदलना। तो देखिए यहाँ पे पहले हाइड्रोजन लिखेंगे और ऑक्सीजन लिखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखेंगे। यहाँ पे अभिकारक में जितने भी परमाणु है उसको लिख लेंगे। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु है। कितने परमाणु है? 2 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? तो 2 परमाणु है।
अब यहाँ पे प्रतिफल के अणु लिखेंगे या प्रतिफल के परमाणु। तो प्रतिफल कितने हैं, तो हाइड्रोजन के 2 हैं तो हाइड्रोजन के 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है, तो यहाँ पे असंतुलित है। अगर यहाँ पे क्या हो जाए, ऑक्सीजन 2 हो जाए, क्या हो जाए, ऑक्सीजन 2 हो जाए। यहाँ पे अगर हम लोग 2 लिख दें, और ध्यान रहे कि किसी भी ऑक्सीजन को लिख ले, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण करेंगे तो उसके हम लोग जितने भी अणु, जो पूरा अणु लिखा हुआ रहेगा उसके हम लोग कोएफिशिएंट के रूप में लिखेंगे, यानी गुणांक के रूप में लिखेंगे। ये गलती आप नहीं करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे या फिर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर संतुलित रासायनिक समीकरण करना है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, तो जितने भी अणु लिखा हुआ है, ये पूरा अणु लिखा रहेगा उसके हम लोग पीछे लिखेंगे, यानी गुणांक के रूप में लिखेंगे, ठीक है। देखिए, तो हम लोग अगर यहाँ पे 2 लगा दें तो ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गया, और हाइड्रोजन की संख्या क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 बराबर हो गए, लेकिन इन्हें हाइड्रोजन 4 गो हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 गो हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 गो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे अगर 2 लगा दे तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण क्या हो जाएंगे, तो संतुलित हो जाएंगे। भाई साहब देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण क्या हुआ, संतुलित हुआ, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जल्द से हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं H2 और Cl2, H2 और Cl2, और बन रहा है इससे क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, HCl बन रहा है, क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितना है, 2 है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ही है, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है, यानी कहने का मतलब 1 है, क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन भी 1 ही है, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। तो हाइड्रोजन 2 है तो इसको 2 करना होगा, हाइड्रोजन को 2 करना होगा, और क्लोरीन को इसके पीछे अगर 2 लगा दें, इसके पीछे क्या लगा दें, 2 लगा दें, तो हाइड्रोजन की संख्या भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन के परमाणु की संख्या भी 2 हो जाएगा ना। परमाणु की इसमें जो परमाणु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2, हाइड्रोजन के परमाणु भी 2। इस प्रकार से तीर चिन्ह के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के जो परमाणु होंगे वो बराबर हो जाएंगे और ये समीकरण क्या हो जाएगा, तो संतुलित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसके पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर जो ये समीकरण संतुलित कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ये सवाल उठता है कि हम लोग जो समीकरण को संतुलित कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्यों करना जरूरी है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है वो क्या रहता है, तो संरक्षित रहता है। ये क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जो द्रव्यमान होता है किसी भी पदार्थ का वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कि संरक्षित रहता है। द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे H एगो रहेगा, यहाँ पे H एगो रहेगा और यहाँ पे दो गो बन जाएगा, यहाँ पे 2 गो बन जाएगा। तो H यहाँ पे 2 गो बनने का कारण क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या, एगो से 2 गो, तो द्रव्यमान संरक्षण क्या कहता है कि ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन एगो से 2 गो कैसे हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। क्लियर हुआ। जैसे यहाँ पे भी H2 और Cl, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो था और वहाँ पे 1 ही गो बन रहा है, तो एक हाइड्रोजन को जो द्रव्यमान होगा वो कहाँ गया। आखिर द्रव्यमान जो होता है किसी भी पदार्थ का वो संरक्षित होता है, तो एक पदार्थ, एक जो परमाणु है हाइड्रोजन का वो कहाँ गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि संतुलित कोई भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्यों करते हैं, क्योंकि जो पदार्थ के द्रव्यमान होता है वो क्या रहता है, तो कंजर्व रहता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और बड़े बड़े एग्जाम्पल, और हम बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पलों को देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, और हम लोग बुक से ले लेते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग बुक से लेकर के उसको क्या करते हैं कि संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे ले लेते हैं
जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको रफ कर सकते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ये आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। हम संतुलित रासायनिक समीकरण के कुछ एग्जाम्पल लेकर और उसको समझाने का अच्छे से प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि अल्युमिनियम को जब H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, इसका साधारण नाम क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। जब ये एग्जाम्पल करते हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं तो Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखिए एल्युमिनियम को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो एल्युमिनियम का सल्फेट तथा H2O फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे जो समीकरण लिखा हुआ है एक असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखा हुआ, तो इसको हम लोग संतुलित, आप लोग भी संतुलित करने का प्रयास करिए। ठीक है, साथ साथ में प्रयास करिए, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे आप लोग, ऐसे ही नहीं बैठे होंगे। ठीक है, तो इसको क्या करिए, तो संतुलित करने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम के परमाणु कितने हैं, ध्यान से, एल्युमिनियम के परमाणु कितने हैं, एक है, और यहाँ पे कितने परमाणु हैं, दो परमाणु है, तो ये क्या है, असंतुलित है। एल्युमिनियम क्या है, यहाँ पे असंतुलित है, इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित। तो यहाँ पे अगर 2 लगा दें तो 2 एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 एल्युमिनियम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो सल्फेट है वो कितना है, 3 सल्फेट है। सल्फेटों की जो संख्या है वो कितना है, 3 है। और यहाँ पे सल्फेट कितना है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसीलिए ये जो पूरा सल्फेट है इसकी संख्या कितना है, तो 1 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 1 गुना 2 2 है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना है, 2 है, और सल्फेट का कितना है, 1 है। तो अगर सल्फेट 1 है और यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे हम 3 लिख दें, अगर यहाँ पे हम 3 लिख दें तो यहाँ भी जो सल्फेट है वो 3 वो सल्फेट हो जाएगा, और यहाँ भी सल्फेट 3, यानी कि यहाँ पे 3 है। तो इस प्रकार से हम लोग दे दें। हम पहले बता चुके हैं कि जब भी देना होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण करना हुआ, तो जो भी हम लोग अंक देंगे या कांस्टेंट नंबर देंगे वो कहाँ देंगे, तो जितना भी अणु लिखल रहेगा उसको बगल में, यानी कि गुणांक के रूप में देंगे। ठीक है, तो आप लोग एक कभी गलती नहीं करिएगा कि SO4 के बगल में ही तुरंत यहाँ पे कोष्ट देके दे दें, नहीं, ऐसा नहीं करना, हम लोग को गुणांक के रूप में देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 लिखे, क्या लिखे, 3 लिखे। इस प्रकार से यहाँ पे एल्युमिनियम तो हम लोग को क्या हुआ, संतुलित, एक एक परमाणु को हम लोग को संतुलित करना होता है, तभी वो क्या होता है, पूरी समीकरण संतुलित कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 एल्युमिनियम, यहाँ पे कितने हो गए, सल्फेट तो 3 हो गए, सल्फेट कितने हो गए, 3 हो गए। देखिए सल्फेट कितने हो गए, 3। जो कि हाइड्रोजन है वो कितना हो गया, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। अगर यहाँ 2 है और 3 से गुना कर दें तो 2 तिया 6, यहाँ पे 2 तिया 6। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरा जो समीकरण है वो क्या हो गया, तो संतुलित हो गया। दिख रहा है क्या हुआ, समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। आप देखिए संतुलित करने के बाद आप देख लीजिए कि संतुलित है या नहीं। यहाँ पे 2 एल्युमिनियम, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, तो 6 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितने हैं, तो 6 हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सल्फेट कितने हैं, तो 3। सल्फेट पूरा कितना है, 3 सल्फेट है, तो 3 सल्फेट। यहाँ पे भी सल्फेटों की संख्या कितना है, तो 3 है। तो यहाँ भी 3 सल्फेट, यहाँ भी 3 सल्फेट, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 एल्युमिनियम, यहाँ भी 2 एल्युमिनियम। इस प्रकार से पूरा समीकरण क्या हुआ, संतुलित हुआ। और ये एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर के, कि अगर ऐसा बोलेगा कि एल्युमिनियम, एग्जाम में पूछेगा कि जब एल्युमिनियम को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तब एल्युमिनियम का सल्फेट तथा क्या बनता है, हाइड्रोजन मुक्त होता है। ठीक है, क्या मुक्त होता है, हाइड्रोजन। इसके लिए रासायनिक समीकरण संतुलित लिखे या संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। वहां पे लैंग्वेज में दिया होगा, किस रूप में दिया होगा, लैंग्वेज में दिया होगा। तो लिखिएगा आप लोग कि बोलेगा कि एल्युमिनियम को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो एल्युमिनियम का क्या बनता है, तो सल्फेट बनता है। क्या बनता है, एल्युमिनियम का सल्फेट। आप लोग थोड़ा मोड़ा याद रख, यहाँ पे आप लोगों को याद भी रखना होगा कि जो एल्युमिनियम का सल्फेट है वो किस पे, एल्युमिनियम का सल्फेट देंगे, होल थ्राइस देंगे और प्लस में 3H2 देंगे। ठीक है, इस चीज़ को खाली आप लोग याद रखना। और अगर ये चीज़ लिखा जाता है, ये समीकरण लिखा जाता है, तो कितना हो भी अगर परमाणु रहेगा तो आप लोग अब संतुलित अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं एक आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ जो आप लोग घर पे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में है, Fe को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो Fe3O4 प्लस H2
वीडियो पॉज करके इसको बनाएं, वीडियो पॉज करके तुरंत इसको ट्राई करें और इसको क्या करें, संतुलित करने का प्रयास करें। ठीक है, दिन उसके बाद हम तुरंत करते हैं क्या, संतुलित करते हैं। ठीक है, हो गया, जल्दी करने का प्रयास करिए। ठीक है, हो गया होगा। जैसे अब हम करते हैं, देखिए Fe कितने हैं, एक परमाणु है, Na परमाणु की संख्या कितना है, Fe का एक परमाणु है, यहाँ 3 है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 3 लिख दें तो 3 Fe हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ऑक्सीजन की संख्या देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। अगर यहाँ पे 4 लिख दें तो ऑक्सीजन की संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा, 4। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया। परंतु यहाँ पे जब 4 गो ऑक्सीजन हुआ तो उसके साथ साथ 8 गो हाइड्रोजन बन गया। क्या परमाणु बन गया, 8 परमाणु का हाइड्रोजन बन गया। अब 8 परमाणु का हाइड्रोजन बन गया और जो प्रतिफल दने हैं, जो प्रतिफल के साइड है वहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे अगर 6 हाइड्रोजन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन का परमाणु होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे भी 4 गुना कर दें तो इस प्रकार से पूरा समीकरण क्या हो गया, संतुलित। अब आप लोग देख सकते हैं कि हम जो बनाए हैं वो सही है या फिर गलत। अगर गलत बने हो तो फिर से आप लोग क्या करें, ट्राई करें और अच्छी तरह से इसको प्रयास करिएगा बनाने का। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उसकी विशेषता क्या है। समीकरण के बारे में पढ़ें कि रासायनिक समीकरण क्या है, और रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में पढ़ें, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण अगर दिया हुआ है तो संतुलित रासायनिक समीकरण में उसको किस प्रकार से बदला जाता है उसके बारे में हम समझाएं। ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में यह बताया जाएगा कि जो रासायनिक समीकरण है उनके कुछ लाभ हैं, उनके कुछ सीमाएं यानी कि दोष हैं, उनके बारे में हम लोग अच्छा से जानकारी प्राप्त करेंगे और रासायनिक समीकरण के कुछ विशेषता के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में आप जा करके जरूर देखने का प्रयास करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन जाएगा जिससे आप पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मैं आप लोगों को लिखना चाहता हूं, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ तक समाप्त करते हैं और अगला वीडियो देखेंगे कि स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से, समीकरण के कुछ लाभ हैं, सीमाएं हैं और क्या है तो विशेषताएं हैं, और उसके बाद हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके प्रकार के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुत से प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे संयोजन एवं संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू। ठीक है, जाते जाते इतना लिखना चाहता हूँ। ठीक है, प्रयास करते रहिए, क्योंकि जितना ही पीछे छूटा उनको याद मत कीजिए, और जितना आज से ही स्टार्ट करिए अपना क्या करिए कि आज से ही जितना ही प्रैक्टिस हो सके, और आप किताब घर पे किताब रखिए, और जितना भी हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण समझाए हैं उस प्रकार से आप संतुलित रासायनिक समीकरण और भी बहुत से एग्जाम्पल लेकर के और बनाने का कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कोई भी असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया हुआ हो तो उसको किस प्रकार से संतुलित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो जाते जाते एक शेर बोलना चाहता हूँ। ठीक है, कि जिस मुसाफिर ने ठुकराया हमें उसको क्यों याद करना है, जिस मुसाफिर ने ठुकराया हमें उसको क्यों याद करना है, आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चलते हैं।